वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, जो चैप्टर 7 एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था 12th बायोलॉजी के लिए। उसका कौन सा अगला टॉपिक पढ़ने वाले, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें ह्यूगो डी वेरीज की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा और हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ मिलता है हमें फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और साथ में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो क्या लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में। अब तुमने देखा होगा अभी तक इतने सारे साइंटिस्ट आए, गलत थ्योरी दी, फिर हमने रिजेक्ट किया, फिर अलग सेट ऑफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि जो गलत थ्योरी है बाबा, सही थ्योरी ये है। फिर वो भले ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हो या एवोल्यूशन के बारे में हो या फिर नॉर्मल में जो एवोल्यूशन में जैसे लेमार्क ने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसको भी गलत साबित किया गया। तो ऐसे ही आगे धीरे धीरे अलग अलग थ्योरीज आती चली गई, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया। तो उन्हीं में एक साइंटिस्ट है जो अपन को पढ़ना है, उनका नाम है ह्यूगो डी वेरीज। तो देखो जरा क्या बोला है। बेस्ड ऑन वर्क ऑफ इवनिंग प्राइमरोज, तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे उन्होंने काम किया था। इवनिंग प्राइमरोज को उन्होंने डीपली स्टडी किया था और फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन किया था। क्या बोला था उन्होंने? म्यूटेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे। ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन विच कॉजेस एवोल्यूशन। ये तो हम भी बता रहे थे इतने देर से कि बाबा म्यूटेशन ही तो मेन रीजन है किसका? वेरिएशन का। अब अगर तुम देखो म्यूटेशन जैसे ही होगा, तो जब म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स आ जाएंगे, जीनोटाइप्स आएंगे फिर हो सकता फिनोटाइप भी दिखे। पर जब सूटेबल कंडीशन आएगी तो वही जीनोटाइप अगर फेवर में रहे, जिसने फिनोटाइप को क्रिएट किया है फेवर में रहे, तो फिर वही नेचुरली सिलेक्ट हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर एनिमल अपनी प्रोजेनी बढ़ाता चलेगा। वहीं दूसरे वाले को थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा, वो गायब हो जाएगी स्पीशीज। याद आया? तो उन्होंने वही बोला कि जो म्यूटेशन है, मतलब जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मेन कॉज क्या है या मेन रीजन क्या है? म्यूटेशन है। इसी को उन्होंने क्या बोला, एक टर्म दिया। तो वो टर्म पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो स्पेसिफिकली आते ही हैं। तो देखो, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी वेरीज। अच्छा एक मिनट, तो उन्होंने बोला क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन। उन्होंने बोला म्यूटेशन के कारण एवोल्यूशन आता है। बिल्कुल सही बोल तो सकते हो, पर वापस याद रखो म्यूटेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव के कारण कोई इवोल्यूशन नहीं होता। हमेशा याद रखो, अगर म्यूटेशन हुआ, कोई नए टाइप के जीन्स ऐड हो रहे हैं जीन पूल में, तो वो जीन जो बेटर सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, जो फिटनेस में हेल्प कर रहे हैं, वही जीन आगे कैरी ऑन होंगे। और नॉर्मल में भी अगर कोई नए जीन ऐड ऑन हो रहे हैं तो धीरे धीरे पुराने जीन खोते चलेंगे। ये याद रखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो है मेन कॉज एवोल्यूशन का, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। मतलब उन्होंने बोला म्यूटेशन आएगा, एकदम ड्रास्टिक आएगा, बड़ा सा आएगा और वो एवोल्यूशन के लिए रिजल्ट करेगा। वहीं डार्विन ने क्या बोला था? म्यूटेशन आते हैं पर छोटे छोटे थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते चलेंगे, ठीक है? तो इन्होंने डार्विनिज्म थ्योरी की जस्ट उल्टा बोला, ये हम बोल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन याद रखो, अगर ऐसा पूछा तो साइंटिस्ट विच गेव स्टेटमेंट या गेव थ्योरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू डार्विनिज्म, तो कौन आएगा ऑप्शन में? ह्यूगो डी वेरीज। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। एक तरीके से डार्विन ने भी म्यूटेशन बोला था, पर दोनों का कहने का तरीका अलग था। तो देखो, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनिज्म वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डार्विन ने कहा था कि म्यूटेशन छोटे छोटे होते हैं और एक डायरेक्शन में काम करते हैं, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलते जा रहे हैं। वही ह्यूगो डी वेरीज का मानना था कि जो म्यूटेशन है वो बड़े भी हो सकते हैं, एकदम रैंडम हो सकते हैं और डायरेक्शनल ऐसे रहते हैं। यहाँ म्यूटेशन आ गया, वहाँ म्यूटेशन, कभी भी कहीं भी कोई भी म्यूटेशन आ सकता है, सीधा सा लॉजिक। वहीं डार्विन ने बोला था वैसे ही म्यूटेशन आते चलेंगे जिस हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन को वो म्यूटेशन फेवर करेंगे। ठीक, तो अपन को दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि किसने किसको सपोर्ट किया था और कौन से साइंटिस्ट ने या नेचुरलिस्ट ने किसको क्या सपोर्ट करके स्टेटमेंट दिया। आगे देखो, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी वेरीज बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन एंड हेंस कॉल्ड इज इट साल्टेशन। अब देखो, समझो बात को,
डार्विन ने क्या कहा था फिंचेस को ऑब्जर्व करके गैलापागोस आइलैंड में कि म्यूटेशन आता है, धीरे धीरे वेरिएशन होता है, टाइम के साथ एक नई स्पीशीज बनती चली जाती है जो बेसिकली ओरिजिनल स्पीशीज से निकली है। फिर अगर एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद देखोगे तो ऐसे लगेगा ये स्पीशीज अलग है, वो स्पीशीज अलग थी, बल्कि ये कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे थे या शेयर कर रहे थे। ठीक, अब ह्यूगो डी वेरिस ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है, कहीं भी कभी भी कैसे भी म्यूटेशन आ जाएंगे और रिजल्ट ये होगा कि नई स्पीशीज बन जाएगी, एकदम ही नई स्पीशीज बन जाएगी। और सिंस एकदम नई स्पीशीज बनेगी, एकदम नया जंप आएगा, तो जो जंप होता है, जो जंपिंग मूवमेंट होता है उसको सॉल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने वहीं से वो वर्ड निकाला और बोला इसी को हम सॉल्टेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना है कि ये ह्यूगो डी वेरिस ने कौन सी थ्योरी दी और उनका म्यूटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अब बोलोगे मैम इतना क्यों याद करना है, क्योंकि वापस ये किस फॉर्म में आएगा, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इनकरेक्ट वाली कैटेगरी में ये स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन को याद रखना है स्पेसिफिकली, ये तो याद रखना है ह्यूगो डे वेरिस ने बोला था कि म्यूटेशन रैंडम होते, डायरेक्शनल लेस होते, वहीं डार्विन ने बोला था म्यूटेशन छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ठीक, अब देखो इसी के बेसिस पे और स्टडी की गई और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिए। उसी में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो तुमको पढ़ना है, जो तुम्हारे डायग्राम बेस मतलब 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव से यहां से बन सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे मैम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस्ड, हाँ इस वाले पर्टिकुलर इस प्रिंसिपल पे जो इक्वेशन आएगी सामने जाके बाइनोमियल इक्वेशन, वहां से बनेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और तुम्हारे 12th बोर्ड के लिए यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जहां पे बेसिकली तुमको पूरा हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील और अ जीन और अ लोकस। वो बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हम पता कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, ठीक है समझो बात को, अब ये धीरे धीरे ना यही पूरे एवोल्यूशन के पॉइंट्स ले, यही पूरे म्यूटेशन लिए, क्योंकि हमें पता है म्यूटेशन वेरिएशन क्रिएट करता है, वेरिएशन मतलब नया जीन आया मतलब हो सकता है उसी जीन का नया एलील का टाइप आया होगा। तो बेसिकली हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल इसी जो जीन नया जीन आया या नया एलील आया उस पर्टिकुलर जीन के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है कि एक पॉपुलेशन में अगर एक पर्टिकुलर जीन है तो उसके कितने एलील्स, जीन मतलब अब वो जीन पर्टिकुलर एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा, प्रोटीन पर्टिकुलर एक कैरेक्टर बना रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कितने एलील्स प्रेजेंट है ऑलरेडी उस पॉपुलेशन में, ये उस फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। अब बोलोगे मैम कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, सीधा सीधा लैंग्वेज में बताओ। ठीक है, अब सीधा लैंग्वेज ले लेती हूँ कि एक पॉपुलेशन है, सपोज करो भोपाल की पॉपुलेशन है। ठीक, उसके बाद तो पॉपुलेशन एक जगह की मैंने ले ली। ठीक है, अब उसके बाद उसमें क्या बताना है कि कितनी बार कोई एलील आया। तो ऐसे हमने ले लिया कि भोपाल की पॉपुलेशन है, उसमें हेयर कलर ये हुआ अपना क्या कैरेक्टर, तो हेयर कलर हुआ अपना क्या कैरेक्टर। ठीक है, अब हेयर कलर हमको पता है कितने वैरायटी के होते हैं, 4 ही होते हैं हेयर कलर ह्यूमन में। कौन कौन से, फिर उनके शेड्स होते हैं, मेजर 4 डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ब्लैक, ठीक है, एक होता है ब्राउन, एक होता है तुम्हारा रेड और एक होता है ब्लॉन्ड, गोल्डन लिख दे रही हूँ। ठीक है, गोल्डन। अब ये मत बोलना मैम व्हाइट भी तो हेयर कलर होता है। देखो समझो बात को कि जब ये चारों कलर, ये चारों पिगमेंट्स हट जाते हैं ना, तो जो रिजल्ट बचता है उसको हम व्हाइट हेयर बोलते हैं या ग्रे हेयर बोलते हैं। ठीक, तो ग्रे हेयर या व्हाइट हेयर जैसा कोई कलर नहीं होता। बेसिकली हेयर में से जब हमारे ब्लैक या ब्राउन या रेड या गोल्डन जब कलर्स हट जाते हैं, वो पिगमेंट चला जाता है, तो जो फाइनल रिजल्ट बचता है ना उसको हम बोलते हैं कि ग्रे हेयर हो गए। तो जब बुढ़ापा आता है तो ये पिगमेंट्स बनना बंद हो जाते हैं। सीधा सा लॉजिक। नहीं तो एकदम जेन्युइन डाउट आएगा मैम फिर ग्रे कलर का क्या या व्हाइट कलर का क्या। अब जो बचे कलर बरगंडी, नीला, पीला, नियॉन, ये सारे कलर नेचुरली नहीं उगते, हाँ पेंट करके मतलब डाइस करके ब्लीच करके लगाए जा सकते हैं। ठीक, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्या बता रही हूँ, यही स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ
कि उन्होंने क्या दिया कि एक पॉपुलेशन में हम स्टडी कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझो बात को कि हमने ले ली भोपाल की पॉपुलेशन, अब उसमें हमने कैरेक्टर ले लिया क्या, हेयर कलर। हमारे पास कितने एलील्स है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है और गोल्डन है। अब मैं ये देख रही हूं कि भोपाल की पॉपुलेशन में लोगों के कितने ब्राउन कलर के बाल है, तो कितनी बार मतलब कितने टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज ब्लैक कलर है, कितना परसेंटेज ब्राउन कलर है, कितना परसेंटेज रेड कलर है और कितना परसेंटेज गोल्डन कलर है। यही जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके पूरा फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा के अगर याद होगा तो तुमने मैथ्स में स्टैटिस्टिक में मीन मोड मीडियम फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा ना। तो वो यही फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है कि एक पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर के लिए जो अलग अलग एलील्स मिल रहे हैं कितने क्वांटिटी में मिल रहे हैं। हुआ क्लियर। अब अगर नॉर्मल लगा लोगे एज ए इंडियन, बहुत कम परसेंटेज तुमको गोल्डन हेयर्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज, 1 to 2%। मेजॉरिटी ब्लैक या ब्राउन वाली कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं, थोड़े बहुत रेड में आ गए पर बहुत कम मिलेंगे किसमें, गोल्डन में। तो हम ये बोल सकते हैं इससे कि भोपाल की पॉपुलेशन का जो जीन पूल है उसमें ये वाला गोल्डन हेयर कलर वाला एलील बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है या एक्सप्रेस ही नहीं होता। हुआ क्लियर, ठीक। अब देखो तो ये समझ में है कि अजीब अजीब सी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में हम हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि कितनी बार या कितनी फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर जीन की, जीन मैंने बताया कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर जीन में कितने एलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड and even remain the same through generation। मतलब कुछ जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए और इनफैक्ट कुछ जनरेशंस तक उतना ही नंबर होना चाहिए। जब इस फ्रीक्वेंसी में चेंज आने लगे मतलब समझ जाओ नए नए जीन ऐड हो रहे हैं और जो पुराने वाले जीन जिसका एक्चुअल क्वांटिटी एक्सप्रेस होना चाहिए तब शायद उसका नंबर कम हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही, मतलब नया जीन ऐड हो रहा है। और वही मतलब जीन पूल में नए जीन्स ऐड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं जल्दी बताओ, वेरिएशन के कारण, म्यूटेशन के कारण। हुआ क्लियर। तो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल क्या हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए, ये लाइन आ जाती है एज इट इज कॉम्पिटिटिव में, सीवीटी में पूछा गया है। तो ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। किसकी फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी। कौन से एलील की फ्रीक्वेंसी के, एक पर्टिकुलर जीन के लिए या एक लोकस के लिए, कहां पे, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कितनी फिक्स है, कितनी कांस्टेंट चल रही है, कितने जनरेशंस तक। हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अब ये तुम्हारा ग्राफ है हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल का, इसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है 12th बोर्ड में, सब्जेक्टिव सेक्शन ए का क्वेश्चन है तो स्टार मार्क कर लो। अब इसी क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो वो क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है ना वो दे देंगे, इसकी लेबलिंग्स गायब कर देंगे, फिर इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे और फिर ये स्टेटमेंट भी लिखने के लिए बोलेंगे और उनको कॉम्प्लिकेट करना है तो ये पूरे के पूरे टॉपिक को केस स्टडी बेस में चेंज कर देंगे। केस स्टडी बेस में वो कुछ तो केस लिखेंगे, वो एज्यूम करके आएंगे कि तुमको ये पूरा ग्राफ पता है और पूछेंगे क्वेश्चन वही जो उनको पूछना है, ठीक। तो देखो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलील, एलील मतलब जैसे अभी हमने हेयर कलर के लिए ना ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, रेड, वो एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। मतलब एक क्या बोलता है कि हमेशा एलील की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक। एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर नहीं, मेजर वो एलील जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को बनाता है, अगर उन एलील्स में ड्रास्टिक चेंज आने लगे मतलब समझ जाओ एक नई स्पीशीज पैरेलली बनना शुरू हो गई। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे, नहीं समझ में आया, चलो लेती हूँ एग्जांपल। अगर हम लोग क्या है, कौन सी स्पीशीज है, होमोसेपियंस, ठीक। अभी जितने भी लोग अगली प्रोजेनी यूथ पैदा हो रही है उनके फीचर्स हमारे जैसे आईक्यू का लेवल भी एक 19-20 होगा पर ज्यादातर एक ही रेंज का चल रहा है। अब मैं बोलूं कि सपोज करो कुछ चेंज आया, एटमॉस्फेयर में चेंज आया, क्लाइमेटिक चेंज आया, रिजल्ट हुआ म्यूटेशन, बहुत बल्क लेवल पे म्यूटेशन हुआ। और म्यूटेशन किसका हुआ, जो लेडीज प्रेग्नेंट थी उनके अंदर जो वूम था उसमें म्यूटेशन हुआ या गैमीट्स में म्यूटेशन हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो नई जनरेशन आई वो फिनोटिपिकली बहुत अलग दिख रही थी,
ठीक है, मतलब लग तो इंसान ही रहा था, पर ऐसे नहीं कि पर धीरे धीरे वो शिफ्ट होते जा रही थी। मतलब अब जो इंसान पैदा हो रहा था वो IQ वाइज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा था। मतलब एक मेजर पॉपुलेशन में, इंडिया बोलो पूरे वर्ल्ड की, मान लो कि पूरे वर्ल्ड में अब जो अगली जनरेशन आ रही थी वो बहुत, उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा था, ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा था। बहुत जल्दी जो हम लोग अपनी जनरेशन में 10th में पढ़ रहे हैं, उनका IQ लेवल इतना ज्यादा था कि वो 5th में ही पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब इसका क्या इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, IQ लेवल भी बढ़ता जा रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, एक और अपन ने देखा कि एक और नेगेटिव ड्रॉबैक ये था कि वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है जितना हम लोग हैं अभी। ठीक है, बोलोगे मैम हम लोग भी नहीं है, हमारे दादाजी और उनके कंपैरिजन में हम लोग भी नहीं है। हाँ नहीं है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, नहीं है, पर अब वो लोग और नहीं है। ठीक है, फिजिकली वीक है बट मेंटली बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कुछ लोगों में साइकिक पावर भी डेवलप हो रही हो। सपोज करो, एग्जांपल ले रहे हैं, अब बोलोगे मैम आप तो एक्समैन सीरीज ही बना रहे हो। हाँ वही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज समझानी है इसलिए। तो कुछ में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी आ रहे, म्यूटेशन हुआ, आ गई, मैग्नेटिक पावर आ रही है किसी में। ठीक है, धीरे धीरे कुछ कुछ पावर्स डेवलप हो रही हैं। ठीक, अब मैंने देखा, अब मैं यही देख रही हूँ कि ये जो एलील्स है ये क्या हो रहा है, बहुत पहले तो एक स्टेबल होने चाहिए, ज्यादा बोला मैंने 19-20, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अब धीरे धीरे ये सारे कैरेक्टर जो अगली जनरेशन आती जा रही है, जो मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन आ रही, 4-5 जो जनरेशन आ रही है, उसमें ये चीज मेरे को बहुत देखने को मिल रही है कि फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मतलब फिजिकली वीक मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ही वीक है, हम हमारे कंपेयर में वीक है, पर IQ लेवल उतना ही डबल ट्रिपल। ठीक है, और कुछ कुछ पावर्स भी आ रही, साथ में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी जनरेशन पैदा हो रहे हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है अभी भी वो होमो सैपियंस ही, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होगा, अब वो अपने में रिप्रोड्यूस करेंगे। अब उनके वाले जो, उनमें जो कैरेक्टर्स आए थे वही आगे उनकी भी अगली जनरेशन में वही कैरेक्टर आ रहे हैं। हमारे वाले कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं। ठीक है अभी भी, पर कम होता जा रहा है, उनका एक्सप्रेशन लेवल या उनकी फ्रीक्वेंसी जो उनका नंबर है वो कम होते जा रहा है। अब और आ गया है, अब और अगली और जनरेशन देखी तो उनकी हाइट भी कम हो गई, साथ में ये वाली फिंगर्स भी गायब हो गई, बॉडी के हेयर्स गायब हो गए, अगेन और इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टेलीपैथी की पावर आ गई। अब सपोज करो, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अब बोलोगे मैम अब तो पक्का एक्समैन सीरीज ही बनाते जा रही हूँ। हाँ बना रही हूँ, अभी आ जाओ, रुक जाओ। ठीक है, तो अब और आते चले गए। ऐसा एक जनरेशन के साथ नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ हो रही है। अब अगर थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे तो जीन तो कॉमन था, वहीं से क्या होते जा रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है, ड्रास्टिक शिफ्ट होते जा रहा है। जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए थी वो अब कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। रिजल्ट ये हो रहा है, देखो इसी लाइन का मैं मीनिंग समझा रही हूँ वो डायग्राम से, इसी का रिजल्ट ये हो रहा है कि शिफ्ट होने की वजह से धीरे धीरे यहीं इसी जगह पे शिफ्ट होने की वजह से धीरे धीरे 2 पीक्स बनती जा रही हैं। और एक टाइम बाद जब इन्हीं 2 पीक्स को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अलील अलग हो गए पूरे और इसके अलील अलग हो गए पूरे। जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स जो थे, इसके और इसके अब एकदम अलग हो गए, तो मैंने बोल दिया बाबा लगता है नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ। और इसी स्पीशीज को, जो अब नई स्पीशीज आई है जिनमें इंटेलिजेंसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, बॉडी हेयर गायब है, हाइट कम है, ठीक है, टेलीपैथिक पावर आ गई, साइकिक पावर आ गई, तो मैंने बोल दिया न्यू ह्यूमन बीइंग आ गया, मतलब होमो सैपियंस फ्यूचरलेस। आया समझ में? थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रही थी। तो कुछ ऐसा ही प्रिडिक्टेड है, एक्चुअली भी प्रिडिक्टेड है कि जैसे हम होमो सेपियंस बने, सेपियंस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो हम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, हम इंटेलिजेंस स्क्वायर है। तो हमने ये भी बताया है कि जो अगली जनरेशन आएगी उनमें कुछ पावर्स मतलब ऐसे एकदम मूवी की तरह नहीं, पर हाँ आ सकती है वो भी, क्योंकि अब साइंस इतना एडवांस हो रहा है तो उनके पास IQ लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, पर फिजिकली वो हमसे कंपेयर में वीक होती जाएगी। और इसका सीधा सीधा लॉजिक तुम खुद देख सकते हो। अब बोलोगे मैम कैसे?
अगर तुम अपने कुछ 400-500 जनरेशन पीछे जाओ, ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप को देख लो तो, या फिर शिवाजी महाराज को देख लो, तो उनकी फिजिकल, अब बोलोगे मैम हमने थोड़ी ना देखा है उनको, तुमने नहीं देखा, हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, उनके भाले का साइज देखो। अब तुम सोचो वो जब लड़ाई में जाते थे तो एक तो घोड़े पे जाते थे, ठीक है, फिर इतना दुनिया भर का सारा आर्मर पहन के जाते थे, फिर उठाते थे भी इतना हैवी भाला, दिनों तक वो लड़ाई चलती रहती थी, ठीक है, इतनी धूप में भी है, सब कुछ हो रहा है। तो तुम जरा अपने से कंपेयर करो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर कितना ज्यादा था। उनके कंपेयर में आज हम उतने फिजिकल स्ट्रांग नहीं है। मतलब अगर सोचो तो हम एक्चुअली मूव हो रहे धीरे धीरे, हमारा जो वो फिजिकल फिटनेस वाला जो फैक्टर था, कैरेक्टर था, वो देखो लूज होते जा रहा है। मतलब कहीं कहीं हम धीरे धीरे वो जो एलील था ना, जो हमको फिजिकली फिट, हमारी हाइट भी होती थी, हेल्थ भी होती थी, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते थे, टॉलरेशन पावर, टॉलरेट करने का पावर बहुत ज्यादा था, देखो वो वाला एलील कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है, खोते जा रहा है। और हाँ, इंटेलिजेंसी की तरफ हम जरूर बढ़ते जा रहे हैं, पर ये एक एलील क्या हो रहा है, खोते जा रहा है। अब कुछ 100-200 सालों में जो अब और ह्यूमन आएगा अगला, उसको तुम कंपेयर करो और वो वाली जनरेशन, राजा महाराजा वाली जनरेशन को कंपेयर करो जो वॉर पे जाते थे ना, महाराणा प्रताप हो गए, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया संभाजी हो गए, इनको कंपेयर करो तो तुमको ना बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा फिजिक में। अब यही चीज कंटिन्यू होती जा रही, पुराने एलील, स्ट्रॉन्ग जीन वाले एलील, क्या स्ट्रॉन्गनेस वाले, मस्कुलर फिटनेस वाले एलील्स जो है वो खोते जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही, ये वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही। तो रिजल्ट क्या होगा, था तो एक ही, पर उसमें से 2 पीक बनते जाएंगे कि नहीं। तो एक टाइम बाद ऐसे लगेगा कि ये अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो रही है और वो एकदम अलग स्पीशीज थी। हुआ क्लियर? चलो वापस देखते कि क्या बोल रहा है फिर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने बोला, किसके बारे में बताता है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर हम स्पीशीज कब तक बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, जब तक उनके वही जो फ्रीक्वेंसी एलील की क्या है, कांस्टेंट है या स्टेबल है, ठीक है। और कब तक स्टेबल है, जनरेशन टू जनरेशन तक स्टेबल चल रही है। अभी भी स्टेबल ही है, ऐसा नहीं है, पर हाँ उस टाइम के लोगों का फिजिकल पावर, फिजिकल फिटनेस ज्यादा था, उसके कंपेयर में आज के लोगों का फिजिकल पावर या फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, आगे देखो, द जीन पूल मतलब जहां पे अलग अलग सारे एलील्स प्रेजेंट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, ठीक है। टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। तो हमेशा जीन पूल एक स्पीशीज का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब समझ जाओ, अगर जीन पूल कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? आगे देखो, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब जब तक जीन पूल कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल वाली कंडीशन है। मतलब अभी सारी स्पीशीज, सारे पॉपुलेशन, सारे मेंबर एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो ये याद रखना है कि जितना भी टोटल रहता है, सम टोटल रहता है उस एलिलिक फ्रीक्वेंसी का, हमेशा कितने के बराबर रहता है, 1 के बराबर। अच्छा, 1 से याद आया, कोई और ऐसा कोई हमने प्रिंसिपल पढ़ा था क्या, या रूल पढ़ा था क्या, जहां पे वो बोलता था, पिछले वाले चैप्टर में, हिंट भी दे देती हूँ, पिछले वाले चैप्टर में जहां पे वो बोलता था कि इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, कुछ याद आ रहा है? चागाफ रूल। क्या बोलता था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशियो कितना होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए और 1 के बराबर। तो देखो ये 1 वाला याद रखोगे, वहां भी 1 था, और तुम्हारे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल भी, जो एलील का फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्टेबल है, मतलब जीन पूल क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन करने से पहले जरा वापस डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है, तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, क्योंकि एट द एंड जब कोई चेंज होता है तो हम अगर जीनोटाइप में चेंज हो रहा है तो वो विजिबली हमको फिजिकल अपीयरेंस में चेंज दिखेगा, मतलब फिनोटाइप चेंज हुआ दिखेगा, करेक्ट। तो देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, अब फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये है फिनोटाइप जो सबसे ज्यादा है, कॉमन है पूरी एक पॉपुलेशन के लिए। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, ठीक है। अब वो सपोज करो हाइट ले रहे हैं, या हाइट ना लेके कोई पर्टिकुलर फीचर ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, तो वो कैरेक्टर जो मतलब ना ज्यादा एक्सट्रीम्स कभी भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम्स कभी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज रहना चाहिए। जैसे अगर IQ की बात ले लूं तो अपने अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ना ज्यादा बेवकूफ लोग हैं, ना ज्यादा
एकदम एक्स्ट्रा सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं। देखो दोनों एक्सट्रीम का नंबर हमेशा कम है। एकदम एक्सट्रीम जिनके एकदम सुपर आईक्यू है, एलॉन मस्क हो गए, आइंस्टीन थे, फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, ये जितने भी साइंटिस्ट वाले कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत गिन के हैं, है ना, तुम ऐसे काउंट कर सकते हो। तो वो क्या है, एक एक्सट्रीम है, वो भी कम थे। और एकदम इस साइड मतलब एकदम बेवकूफ़ लोग नहीं बोल सकते हम, जिनका आईक्यू कम है, मतलब जितना एक एवरेज आईक्यू होना चाहिए उससे बहुत कम है, वो उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ज़्यादा कौन सी पॉपुलेशन आती है, जो मीडियोकर वाली है, जिसको हम एवरेज पॉपुलेशन बोलते हैं, उसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो देखो वो ही हमेशा बीच में रहता है। तो मीडियम साइज इंडिविजुअल आ फेवर। मैंने यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर लिया है, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। यही तुम हाइट का भी ले सकते हो। इंडिया में अगर हाइट का ही लेना है, चलो सपोज इंडियन पॉपुलेशन ले ली, तो ना ज़्यादा एकदम कोई 9 वाली कैटेगरी में भी जो लोग हैं जिनकी हाइट 9 तो नहीं, 9 तो बहुत ज़्यादा हो गई, सपोज किसकी हाइट 7 है या 7 और 8 के बीच में वाले लोग भी बहुत कम है। और एकदम टिंगे लोग है ना, मतलब जिनका एकदम हाइट कम है। डॉर्फ नहीं बोल रही हूँ, याद रखो डॉर्फ एकदम अलग है, वो एबनॉर्मलिटी है। 4 के आसपास वाले हाइट के लोग भी कम है, 4 या फिर 3 के आसपास वाले हाइट के लोग भी कम है। मेजॉरिटी लोग कहाँ लाई करते हैं, 5 से लेके एक 7 की रेंज के बीच में लाई करते हैं, 7 भी नहीं 6 की रेंज के बीच में लाई करते हैं। तो ये क्या हुई, ये एवरेज पॉप है, ये मीन है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये वही दिखा रहा है कि जो बीच वाला कैरेक्टर रहता है, जो बीच का रेंज रहता है, वो सबसे ज्यादा मिलता है पॉपुलेशन में, एक्सट्रीम सबसे कम मिलते हैं। अब ये तो हुआ सिर्फ वो वाला कि इसको पढ़ना कैसे। अब ये 3 में क्यों डिवाइड हुआ, तो समझो बात को कि अगर ये बीच वाला जो एवरेज मतलब जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा कॉमन मिलना चाहिए एक पॉपुलेशन में, अगर वो रेंज, ये देखो यहाँ पे पीक कैसे, मैं मिटा देती हूँ मतलब समझ में आएगा यहाँ पे, और अपनी बुक भी खोल के देखो, यहाँ पे ये देखो ये कितना इसका विड्थ ज्यादा दिखेगा और यहाँ पे वही इसका पीक कम होता जाएगा। तो अगर ये पीक छोटा होते जा रहा है, मतलब जो मीडियोकर रेंज का जो पर्टिकुलर एलील है या पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो वेरिएशन है वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब हो सकता है 2 एक्सट्रीम्स का फॉर्मेशन बनते जा रहा हो। हुआ क्या क्लियर। मतलब अगर मैं इंटेलिजेंसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लूँ, मैं ये बोल रही हूँ जैसे मैंने अभी अगली स्पीशीज को उगा दिया मतलब बना दिया, तो अगर मैं बोल रही हूँ जैसे ज़्यादातर पॉपुलेशन एवरेज आईक्यू की है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम इंटेलिजेंट भी बहुत कम है, एकदम एक्सट्रीम लो आईक्यू वाले लोग भी कम है। मेजर कौन से लाई करती है, बीच वाली। अब मैं बोल रही हूँ कि जो मेजर एवरेज वाली पॉपुलेशन जिसका पीक एक नॉर्मल होना चाहिए, इसका पीक मेरे को पतला होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ये नैरोअर होते जा रहा है। तो नैरोअर अगर होते जा रहा है तो बट ऑब्वियस ये यहाँ पे स्प्लिट हो रहा होगा, मतलब 2 अलग अलग पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो तो उसमें होगा क्या कि ये जो मैंने ऐसा कर्व बनाया, मतलब शिफ्ट होते चलेगा, पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर एलील बढ़ता जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जो एवरेज मिलना चाहिए उसका नंबर कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एलील ही अब ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, थोड़े टाइम बाद रिजल्ट क्या होगा, 2 पीक का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 पीक का फॉर्मेशन मतलब धीरे धीरे नए स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी धीरे धीरे हो रहा है। सीधा सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पहले के लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ देख लो, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज के टाइम का, और अभी के लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ देख लो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल थे, है ना, एकदम लड़ने जाते थे, कितना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था उनके पास, कितना पावर था। उसके कंपेयर में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, इंटेलिजेंसी लेवल हम अब टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस होते चल रहे हैं। याद रखो अगली जो जनरेशन आएगी हमसे और आगे आएगी, तो एक टाइम बाद तो हम बोल सकते हैं ये जो पीक है ये छोटा होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहा है, तो एक टाइम बाद एक नई स्पीशीज का ही फॉर्मेशन हो सकता है। क्या होगा ही, क्योंकि इसी तरीके से तो हम भी तो इवॉल्व हुए। आज जो हम होमो सेपियंस दिख रहे हैं, तो हम भी तो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुए होंगे, इसी तरीके से शिफ्ट होते होते। हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल। अब वो एग्जाम्पल के साथ, वो इक्वेशन के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर से बता रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल 110% है, और अगर 12th बोर्ड वालों का दिमाग खराब हो गया तो क्या पता उठा के न्यूमेरिकल भी दे दे इस बार। ठीक, हमेशा थ्योरी पूछते हैं पर नहीं बताते आते ना, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम P, Q एक्सेट्रा। अब 2 फ्रीक्वेंसी लिए उन्होंने P and Q। ठीक, इन अ डिप्लॉयड
डिप्लॉयड मतलब 2n कंडीशन, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे जब ऐसे पढ़ो ना तो लिखते चला करो कि डिप्लॉयड मतलब 2n कंडीशन। P and Q represent the frequency of allele A and allele A, small a, मतलब P किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे कैपिटल A को, और Q किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a को, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर। तो ए कितनी बार आ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं, इसको P स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट an allele A with the frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is P square। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में थोड़ी देर में समझाना स्टार्ट करती हूँ। सिमिलरली ऑफ स्मॉल ए का क्या बनेगा, Q स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो, वो बेसिकली सपोज करो ऐसा कुछ है कि दो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मान लो P एंड Q है, ठीक है। सपोज करो हाइट का ही मान लो, अपन मेंडल वाला एक ले लेते हैं इसको पढ़ समझने के लिए, ठीक है। तो एक है कैपिटल T और एक है स्मॉल t, ठीक। ये दोनों क्या है, एलील है, ठीक है। इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे, एक A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई कहानी समझ में। अब देखो जब दोनों तरफ से कैपिटल T आएगा, मतलब मदर साइड से भी कैपिटल T, फादर साइड से भी कैपिटल T, तो ये कैसे बना, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमें पता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल A या फिर A स्क्वायर बोल दूं, ठीक। अब अगर दोनों तरफ से स्मॉल t आया, मतलब रेसेसिव कंडीशन होगी, स्मॉल a तो A स्क्वायर, मतलब बेसिकली दो एलील्स है अपने पास, तो एक है A और दूसरा है स्मॉल a, ठीक। वही वो बोल रहे हैं, अब इसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बायनोमियल इक्वेशन से। और याद करो बायनोमियल इक्वेशन किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। देखो जरा यहां ध्यान से, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा कि बताओ, अब P या Q बोलो या A बोलो, एक ही चीज है। तो अगर उन्हें बोला कि दो एलील्स हैं, ठीक है, और दोनों का बायनोमियल एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये बताओ ये किसके बराबर होंगे। अब बोलोगे मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं समझ में आया, चलो और सिंपल तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज करो अपन को बायनोमियल इक्वेशन तो पढ़ चुके हो मैथ्स में, क्या बोलता है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस ये याद है, ये तो याद है। अब देखो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है कि a है तुम्हारा क्या, एक एलील है, फर्स्ट एलील है। अब वो एलील सपोज करो मैं कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ हाइट का, ठीक। मैं किसका कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ, हाइट का स्टडी कर रही हूँ। मेरे पास दो ही एलील है उसके, एक है टॉल, एक है डॉर्फ, ठीक। तो टॉल वाला है मेरा स्मॉल a या A, और डॉर्फ वाला है मेरा B, ठीक। तो एक जन जब दोनों तरफ से टॉल वाले आए तो कैसी कंडीशन हुई, होमोजाइगस डोमिनेंट। जब दोनों तरफ से स्मॉल वाले आए तो बना रेसेसिव कंडीशन। अब जब एक तरफ से तुम्हारा टॉल आएगा, एक तरफ से डॉर्फ आएगा, तो ये कंडीशन कैसी रहेगी, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हमको पता है हेटेरोजाइगस, पर कितना नंबर एक्सप्रेस होगा, तो वो सिंस बायनोमियल इक्वेशन में मैंने फिट कर दिया, तो ए स्क्वायर वाला एक इंडिविजुअल मिलेगा प्लस, मतलब फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल नहीं, फ्रीक्वेंसी। तो ए स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा वो मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी ए स्क्वायर की, जब दोनों तरफ से सेम एलील आया। बी स्क्वायर वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी जब दोनों तरफ से बी स्क्वायर आया, और ए और बी का मल्टीप्लाई करके उससे 2 से जो मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे को मिलेगा जब मेरा हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक तरफ से ए आया, एक तरफ से बी आया, या बोल दो सीधी सी लैंग्वेज में, एक तरफ से कैपिटल टी आया, एक तरफ से स्मॉल टी आया, दोनों मर्ज होकर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बने। अब वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो कितनी बार एक्सप्रेस हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो कुछ नहीं करोगे, ए का मल्टीप्लाई करोगे बी से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो तुम्हें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक था, इजी। अब बोलोगे मैम ए का फ्रीक्वेंसी, बी का फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में ए और बी की फ्रीक्वेंसी दे देंगे वो। अब वो लोग ए और बी करके नहीं बोलेंगे, वो ऐसा कुछ बोलेंगे, इन अ पॉपुलेशन द फॉर द हाइट कैरेक्टर, ऐसे ही बोलेंगे वो लोग। क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। सीयूईटी में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे, नीट में भी पूछते हैं। अब वो बोलेंगे इन अ पॉपुलेशन फॉर अ कैरेक्टर ऑफ हाइट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड फॉर द टॉल हाइट
were found to be about 0.22 of frequency. For the individual found for the dwarf height was found to be 0.44 as a frequency. What will be the individual when both the allele will be expressed from, what will be the number of frequency, what will be the frequency when an individual in a population individuals in a population will receive allele from both the end, and what would be the total frequency found at that कंडीशन या दैट सर्कमस्टेंस. मतलब सीधे सीधे वो ये पूछ रहे हैं. तो तुम क्या करोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ये है अपना ए, ये है अपना बी. क्या करोगे, ये पूछ रहे, वो ये वाला का नंबर पूछ रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 0.22 इंटू 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा. फ्रीक्वेंसी का मैच कर लेना, आंसर मिल जाएगा. हुआ क्लियर? घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. ठीक, वो लिखेंगे कि इसकी एक की इस एलील की, या वो एलील भी नहीं मेंशन करेंगे. उनको ऐसा लगेगा तो वो पूरे, जैसे मैं बताती हूँ ना कि हेयर कलर है उसका, ब्राउन का ये मिला, ब्लैक का ये मिला, तो वो हो सकता है वो प्रीसाइजली वैसे ही कुछ कैरेक्टर दे देंगे और उसका एलील का बता देंगे कि इसका ये एलील का इतना फ्रीक्वेंसी मिला, इसका ये मिला. अब बताओ जब दोनों तरफ से एक्सप्रेस होगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में. तो बेसिकली तुमको क्या करना है. अब बोलोगे हमको तो पता ही नहीं. पता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी दिया है ना. उन्होंने ए स्क्वायर का ए दे दिया है, बी स्क्वायर का बी दे दिया है, मतलब ए और बी की वैल्यू दे दी. सिर्फ तुम 2a भी कर दो उठा के. हुआ क्लियर? ये आता है, किस में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक, तो अपन को ये बेसिकली बायनोमियल एक्सपेंशन याद रखना है. अब देखो, अगर तुमको सपोज करो दूसरा का नंबर भी नहीं पता कि कितना एग्जैक्टली, पर तुम्हें मैथ्स तो आती है सॉल्व करना. पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर तुम्हें p की भी वैल्यू पता है तो तुम q की भी वैल्यू निकाल सकते हो. अगर क्वेश्चन के लेवल को टफ करना है, सिर्फ अपन को क्या करना है, p की वैल्यू दी है, p में पुट करनी है, q की वैल्यू को एज इट इज वेरिएबल लेके चलना है और पूरा वेरिएबल सॉल्व करके दिखाना है. देखो, बायनोमियल इक्वेशन तुमने ऑलरेडी 9th-10th में की हुई है, तो भले तुम्हें मैथ्स अब नहीं है, जिन लोगों का पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है वो तो सॉल्व कर लेंगे, पर जिन लोगों का नहीं भी है मैथ्स का कॉम्बिनेशन, ये 9th-10th के टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सॉरी, ठीक है, हुआ क्लियर? आगे देखो, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. तो जब यही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती हैं तो क्या शो हो रहा है कि इवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है. इतनी देर से वही तो मैं बता रही हूं कि देखो, एक्चुअली हम भी इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, पर थोड़ा थोड़ा पास्ट वालों से कंपेयर करो और थोड़ा थोड़ा अपकमिंग जनरेशन से खुद को कंपेयर करो. तुम्हें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा क्या, कभी कभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा होमोसेपियंस कहाँ जा रहा है, फ्यूचर की तरफ बढ़ते जा रहा है ना. धीरे धीरे नई स्पीशीज की तरफ चेंज होते जा रहा है. वो तो होगा ही, हर स्पीशीज वही करती है. ठीक है, अच्छा, कब तक वो स्पीशीज वैसी रहेगी, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर ना रहे, 1 के बराबर, या फिर वो कांस्टेंट रहे या स्टेबल रहे, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका, जीन पूल कांस्टेंट रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करे. ठीक, चलो आगे देखते हैं. तो अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, वापस स्टार मार्क कर लो. ये आता है अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है. ठीक है, और अगर वही केस स्टडी बेस्ड में अगर हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल दिया तो एक क्वेश्चन तुम्हें फैक्टर्स पे भी मिलेगा. ठीक है, तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि ठीक है, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा बायनोमियल इक्वेशन लगानी है, उसके बाद वो क्या शो करता है कि अगर नंबर कांस्टेंट नहीं है मतलब स्पीशिएशन शुरू हो रहा है या पाथ में है, एवोल्यूशन हो रहा है, ये समझ में आ गया. पर कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड है, तो देखो वो किस पे डिपेंड है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे. सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछ लेंगे 2 मार्कर में. ठीक है, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन भी है, छोटा क्वेश्चन भी है, तो इसको स्टार मार्क करो, क्यों मार्क करो. वापस अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, सीयूईटी की बात करूं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कहाँ, वापस वही एमसीक्यू के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल स्टेटमेंट 1-2 के फॉर्म में. और अगर 12th बोर्ड के बारे में बात करूं तो इंडिविजुअल एक एक वर्ड तक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है 2-2 मार्कर में, नहीं तो कंबाइन करके 3 मार्कर सेक्शन बी का भी क्वेश्चन बनता है. ठीक, चलो देखते हैं. तो उन्होंने क्या बोला कि फैक्टर इफेक्ट हार्डी-विंसबर्ग इक्विलिब्रियम आर. अब कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहे हैं. पहला, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. देखो हम खुद ने देखा था कि जो ऐसा पीक आया था वो एक तरफ क्या होने लगा था, शिफ्ट होने लगा था. मतलब जीन फ्लो, कोई पर्टिकुलर जीन एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था, और वही मतलब सारे जीन एक साथ नहीं एक्सप्रेस हो रहे, उसमें से भी कोई एक पर्टिकुलर जीन का फ्लो हो रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. वही हम पढ़ेंगे.
आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जब यही जीन फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है ना, मतलब देखो जीन फ्लो धीरे धीरे होता है, पर जब यही जीन फ्लो बहुत बल्क अमाउंट में होने लगा, मेजर एरिया तुमको दिखने लगा, तो उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलने लगते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, म्यूटेशन। ये तो सारी कहानी शुरू कहां से हुई, म्यूटेशन से तो स्टार्ट हुई है। तो म्यूटेशन, अच्छा म्यूटेशन होता किस वजह से है, बोलोगे मैम म्यूटाजेंस के कारण। ठीक, वैसे नहीं हो रहा, तो अगर फिर भी चेंज आ रहा है, फिर भी वेरिएशन दिख रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मली कोई नॉर्मल जीन है वो म्यूटेट होकर दूसरे में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन। उसका एक और रिजल्ट क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, नॉर्मल में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, क्लाज्मा फॉर्मेशन होता है, सब 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, मियोसिस में पढ़ चुके हो, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो जेनेटिक क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो नई टाइप की वेराइटी आ रही, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर म्यूटेशन हुआ भी नहीं है, मतलब सडन चेंज इन डीएनए नहीं हुआ है अगर, तो नॉर्मल में भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उसका भी रिजल्ट है नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अलग अलग जीन्स के। ठीक, अब और फिर आखिरी में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीन माइग्रेशन से। तो क्या है जीन माइग्रेशन, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। मतलब समझो वो बोल रहे हैं, मतलब समवॉट ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से इतनी पॉपुलेशन कहीं और चली गई। ठीक है, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन, और वो बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली। अब सपोज करो, इसी चीज को मैं ऐसे बताती हूँ कि ये पूरी पॉपुलेशन मिक्स थी। ठीक है, वापस हेयर कलर ही लेते हैं कि ब्लैक हेयर थे, ब्राउन हेयर थे। अब पर्टिकुलर ये जो सेक्शन गया ना, उसमें ज्यादा ब्लैक हेयर थे, ब्राउन हेयर भी थे, पर नंबर कम था, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, ब्लैक हेयर की ज्यादा थी। अब ये चली गई अलग, और वहां उन्होंने देखा कि अब ब्राउन कलर गायब ही हो गया, मतलब ब्राउन कलर वाला जो जीन है, जो एलील है, वो गायब हो गया। अब से ब्लैक 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 आने लगा। तो अब मैं उसको और इसको कंपेयर करूंगी ना, तो मुझे लगेगा यार यहाँ तो पूरा मिक्सचर मिल रहा है, वहां तो सिर्फ ब्लैक मिल रहा है। कुछ आ रहा है समझ में, देखो फिर होगा क्या, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल में भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ का इतना पॉपुलेशन भी गया। अब सपोज करो कि ओरिजिनली जब मैंने ऐसे इसमें डिवाइड नहीं किया था, सपोज करो एक पॉपुलेशन है, इसमें ब्लैक हेयर कलर वाली पॉपुलेशन थी, ब्राउन हेयर कलर वाली पॉपुलेशन थी, रेड हेयर कलर वाली पॉपुलेशन थी। ठीक है, उसमें से ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम, तो इसमें से मेजॉरिटी ब्लैक चला गया बाहर, तो यहां भी चेंज आया, ओरिजिनल पॉपुलेशन में भी चेंज आया, क्योंकि जो ब्लैक एलील को कैरी करने वाली पॉपुलेशन उसका नंबर कम हो गया, और वहां पे जो अलग जगह गई वहां से ब्लैक ही पॉपुलेशन वाला नंबर सबसे ज्यादा है, कुछ आया। तो जब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर सेक्शन है अलग जगह मूव कर जाता है, तो वो अपने साथ क्या लेके चला जाता है, जीन लेके चला जाता है। तो हो सकता है वो ऐसा जीन हो जिससे वो उसी पॉपुलेशन उस सेक्शन के पास ही था, तो ओरिजिनल में भी चेंजेस आए जीन्स में, और जो वहां से गया वो तो सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर जीन का सेट ही लेके गया। ठीक, अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन उसमें भी चेंज, ओरिजिनल में भी चेंज। न्यू जीन और ऑब्लिक एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड these are lost from the old population। यही बता रही हूं मैं इतनी देर से कि सपोज करो ब्लैक उठ के चला गया, तो इसमें 90% ब्लैक था और सिर्फ 10% बाकी सब थे, और अब जो ये चला गया उसमें सिर्फ 10% ब्लैक है, 90% ही है। तो एक टाइम बाद जब मैं देखूंगी ना, तो मुझे इस पॉपुलेशन में ब्लैक हेयर वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और ये जो पॉपुलेशन दूसरी जगह माइग्रेट की है वहां पे मेजॉरिटी ब्लैक वाले ही दिखेंगे। तो अब होगा क्या कि इस वाली पॉपुलेशन में से जो ये ब्लैक हेयर वाला जो जीन था वो लॉस हो गया, और ये जो माइग्रेट करके यहां गई इस वाली पॉपुलेशन में ब्राउन और रेड हेयर वाले जो जीन थे वो लॉस हो गए। तो दोनों में क्या आया, चेंजेस आए। हुआ क्लियर? तो ये किसको हम क्या बोलते हैं, जीन का माइग्रेशन। ऐसे याद रखो। अरे बाबा अगर कोई लोग माइग्रेट कर गए तो लोग के साथ क्या जा रहा है, अब बोलोगे मैम इंटेलिजेंसी भी जा रही है। नहीं, वैसे नहीं बोल रही हूँ। लोग किसके बने जल्दी बताओ, एक ऑर्गेनिज्म किसका बना, एट द एंड वही कहानी आ जाएगी पूरी कहाँ तक कि सिस्टम, फिर ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल के अंदर डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए,
जेनेटिक मेकअप। तो जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाके रीलोकेट हो रहा है, हमेशा बस रहा है, तो वो अपने जीन्स अच्छे हो या बुरे हो अपने साथ लेके जा रहा है, उस पॉपुलेशन से लेके जा रहा है। और वो उस जगह जाके अगर आइसोलेट ही हो रहा है कि अब मैं वापस नहीं आने वाला इस पॉपुलेशन में, तो कई समय बाद हमको वो उस ये वाला जो वो इंसान लेके गया अपने साथ जीन्स, वो सिर्फ वहीं मिलेंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, और यहाँ के जो ओरिजिनल जीन्स थे वो वहां पे गायब हो जाएंगे। हुआ क्लियर? चलो देखो, और यही जो रिजल्ट है ना, इसी को हम डायस्पोरा बोलते हैं, कि अलग अलग जगह से लोग आए और वहां पे अलग अलग उनके साथ ब्लेंड होने लगे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है डायस्पोरा का। चलो अभी तो इतना तो समझ में आया। तो डायस्पोरा का कॉज मैंने मेन रीजन बताया कि आता कहां से है डायस्पोरा। चलो देखते हैं सेकेंड वाला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये मैंने क्या बोला था कि यही माइग्रेशन अगर बहुत ज्यादा होने लगे, जीन का माइग्रेशन होने लगे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में से वो सेट ऑफ जीन्स ही गायब हो जाए हमेशा के लिए, और जहां वो माइग्रेट करके गई वहां बाकी के जो जीन्स बचे हैं वो उसमें वहां गायब हो जाए, मतलब दोनों जगह यहां से वो जीन लॉस हो गया हमेशा के लिए, और वहां पे इन लोगों वाले जीन लॉस हो गए। तो ये जब बल्क में होने लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। देखो, देयर would be a gene flow in this gene migration happens multiple time, बहुत बार हो रहा है। If the same change occur by chance, it is called genetic drift. हुआ क्लियर? आगे देखो, sometimes the change in allele frequency is so different in a new sample of population that they become a different species, completely अलग species ही बन जाएगी। ये तो सीधा सीधा अगर तुम ऐसे नॉर्मल सोशल लाइफ में इसी को अगर स्टडी करना है, एक बात बताओ, सपोज करो कोई बिहार का है, ओरिजिनल उसके रूट्स बिहार के हैं, ठीक है, वो माइग्रेट होके आ गया सपोज करो तमिलनाडु में हमेशा के लिए, ठीक है। अब वो 4-5 जनरेशन से तमिलनाडु में ही बसा है, वो है बिहारी पर है जमाने से, मतलब 4-5 जनरेशन से तमिलनाडु में बसा है। तो होगा क्या, वो सारे कैरेक्टर्स देखो जेनेटिकली वो अभी भी वहीं का है, वहीं के उसके जीन्स मैच करेंगे, पर धीरे धीरे ब्लेंड होते चलेगा। और एटलीस्ट मैं सोशली बोल रही हूँ, अंदर डीएनए कंटेंट तो अभी भी वहीं मैच करेगा, मैं सिर्फ एक सोशली तरीके से ये चीज़ एक्सप्रेस कर रही हूँ कि अब होगा क्या, उस इंसान को देख के हम अब नहीं बता पाएंगे, मतलब उसकी बहुत सारी जनरेशन हो जाने के बाद उसको देख के ये नहीं बता पाएंगे कि तुम ओरिजिनल कहाँ के हो, बिहारी हो, नहीं, उसका टंग का, उसका एक्सेंट तमिल आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसका खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल पूरा जैसे तमिलनाडु के लोग करते हैं वैसे होने लगेगा। था वो वहीं का, मतलब देखो ये इसी को तुम अप्लाई करो जीन में, अभी मैं सिर्फ सोशली ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक हुआ क्लियर? तो अब होगा क्या कि जब बेचारा ये इंसान वापस जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में बिहार में, तो वहां के लोग बोलेंगे कि कौन आ गया बाबा, ये तो कोई और ही आया है ना। अब वो बोलेगा नहीं, ओरिजिनली जेनेटिकली डीएनए तो मेरा यहीं का है, पर क्या सोशली वो चीज हुई है क्या? नहीं, वो पूरी चेंज हो गई है। तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट ये होगा, अगर यही मैं जेनेटिकली बात करूं, मतलब डीएनए के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो जब ये जो पॉपुलेशन गई है अब हमेशा के लिए वहीं चली गई, बहुत सारी जनरेशंस यहाँ उनकी आगे प्रोजेनी आगे बढ़ गई, यहाँ पे भी बहुत सारी जनरेशन बढ़ गई। अब मैं जब इसको और उसको कंपेयर करूंगी, भले ये वहीं से उठ के वहां गई है, पर अब मेरे को ऐसा लगेगा ये एकदम अलग है और ये एकदम अलग है। हुआ क्लियर? चलो, तो इसी को, तो यही जो हुआ है कि माइग्रेशन के कारण, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो अब नई पॉपुलेशन का सेट वहां गया, वो कंप्लीट नई स्पीशीज बन गई। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, जो ओरिजिनली ड्रिफ्ट हुई है वो जो जहां से निकली, तो ये हो गई फाउंडर, तो इसीलिए इट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट, ठीक। चलो, थर्ड क्या है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन तो तुमको पता है क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन ही तो बोलते हैं। तो देखो, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन वाज सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। मैंने बताया था म्यूटेशन कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, डायरेक्शनलेस होते रहते हैं, पर वापस दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, पॉजिटिव म्यूटेशन, नेगेटिव म्यूटेशन। नेगेटिव म्यूटेशन मतलब कोई डिफेक्ट ला रहा है, डिसऑर्डर ला रहा है इंसान में, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली पॉपुलेशन अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ा ही नहीं सकती, वो नेचर ही उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और वही जो अच्छे म्यूटेशन हो रहे हैं, जो एडाप्टेशन में हेल्प करा रहे हैं, वो आगे बढ़ेगी। सीधा सा लॉजिक है। अभी अगर तुम देख लो, अगर तुम्हारे साथ 4 लोग हैं कंपीट करने के लिए, उसमें से एक का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अब अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो हाई चांसेस है ना कि जो आईक्यू यूज़ भी कर रहा है, मैंने यूज़ करना है ना, आईक्यू होना अलग बात है, उसका यूज़ करना, एप्लीकेशन करना एक अलग चीज़ है, वो यूज़ भी कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि उसका सिलेक्शन का चांस थोड़ा ज़्यादा है। पर ऐसा अब ये मत बोलना फिर तो मैम हम एग्जाम ही नहीं देंगे, ऐसा मत बोलना, तुम मेहनत करो, तुम भी पढ़ पढ़ के उस लेवल पे आ जाओगे, ठीक है।
अब देखो, तो ये यही चीज है कि अब म्यूटेशन वापस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, क्या बता रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पर नेगेटिव वाले नेचर खुद ही उनको इराडिकेट कर देता है या खुद ही उनकी प्रोजेनी कम हो जाती है। पॉजिटिव वाले जो नेचर में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो अगर वो एडवांटेशियस है मतलब उस स्पीशीज को सर्वाइव करने में, तो वो सिलेक्ट होंगे और एक न्यू फिनोटाइप को ऑब्जर्व कराएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ये अगर चीज नहीं होती, तो आज भी सारे के सारे चीज मोनेरन्स में ही कहानी अटकी रहती, पर मोनेरन से प्रोटेस्टेंट बने, म्यूटेशन ही हुआ ना, प्रोटेस्टेंट से फिर 3 ब्रांचेस निकली, फंजाई किंगडम, प्लांटे किंगडम, एनिमेलिया, एनिमेलिया से इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स बने, वर्टिब्रेट से और फिर और क्लासेस डिवाइड होती चली गई। हुआ क्लियर? अगर ये नहीं होता तो फिर फिनोटाइपिक चेंज नहीं आता, इतना पूरा हम यहां तक पहुंचते ही नहीं। ठीक, 14 देखो क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये तो हमको पता है, ये रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन आता है, तो वही लिखा है ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन। तो बार बार रिकॉम्बिनेशन होके अब वही है, यहाँ भी चेंज वाला नया वाला एलील है, यहाँ भी नया वाला एलील है, बस कॉम्बिनेशन होते रहे और क्या क्रिएट हुआ, नया स्पीशीज बनने लगे। अब देखो, अब फाइनल कौन सिलेक्ट करने वाला है उसको, नेचुरल सिलेक्शन। देखो जरा, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन जो इनहेरिट हुए इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, बट ऑब्वियस बहुत सारे कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, पर जो काम का रहता है, जो तुमको सर्वाइवल कराने में हेल्प करता है, आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस, वही रिप्रोड्यूस होता है, उन्हीं की प्रोजेनी ज्यादा रहती है, एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, मतलब जो कैरेक्टर अच्छा है, जो सपोर्ट करेगा, वही स्पीशीज जिंदा रहेगी, वही इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा, वही इंडिविजुअल अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा, क्या क्रिएट होगा, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। देखो फिर से, मतलब याद रखो, ये लाइन बहुत काम की है कि अगर किसी ने बोला कि बताओ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन स्टेबल है, मतलब कैसे, मतलब उनका जो वही एवरेज वाला जो कैरेक्टर है ना, वो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, मीन में मिलना चाहिए। ठीक, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। वही जो मैंने बोला, किसी भी पॉपुलेशन में एक्सट्रीम्स जो है, मतलब अति इंटेलिजेंट और एकदम कम IQ, हमेशा कम रहते हैं नंबर में, ज्यादा बीच वाला नंबर रहता है, एवरेज। ठीक है, तो वही लिखा है। और अगर इसी में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब नया स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और डिस्ट्रप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायरिंग पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू ऑफ बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब अब वो बीच वाली पीक कम होती जा रही है, वो पीक डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती जा रही है, तो रिजल्ट ये होगा कुछ टाइम बाद 2 पीक्स आ जाएंगे, 2 पीक्स मतलब 2 स्पीशीज का हम बोल सकते 2 स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। हुआ क्लियर? तो देखो इसी के साथ ये जो हमारा हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, आता है एंट्रेंस एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने बताया किस किस फॉर्म में आएंगे न्यूमेरिकल्स, दूसरा किस में, MCQ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, या फिर वो जो कौन कौन से फैक्टर है कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चांसेस है कि CBSE बोर्ड न्यूमेरिकल पूछ ले, पर हाँ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। ग्राफ दे देंगे, लेबलिंग गायब कर देंगे, पूछ लेंगे कि क्या डिपिक्ट कर रहा है सेक्शन 1A या B में, और इंडिविजुअल जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सप्लेन करो, म्यूटेशन एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसके व्हाट डू यू मीन बाय फाउंडर इफेक्ट ये एक्सप्लेन करो, ये सब आएंगे 2 मार्कर 3 मार्कर में। ठीक, 3 मार्कर में बहुत सारा पूछ लेंगे, 2 मार्कर में 1 या 2 चीजें पूछेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें थी हमारी हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, और यहाँ पे ये टॉपिक होता है खत्म। तो अगर कोई प्रीवियस टॉपिक छूट गया है, कुछ नया पढ़ना है, अलग से स्टार्ट करना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, तो क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा, होम पेज पे क्या करोगे, देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि पता है हमारा मैग्नेट ब्रेन एक फ्री एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म है। कहां से, देखो जरा ध्यान से, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, तो साथ में अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे अलग अलग टैब मिल जाएंगे। बस अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करना है, और सुनना शुरू करना है, सिर्फ वापस सुनना नहीं है, लर्न करना शुरू करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। लर्न करो और एप्लीकेशन करके टेस्ट करो कि सही जा रहे हो कि नहीं, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, अभी भी बहुत सारे इवोल्यूशन बाकी है, मतलब इवोल्यूशन हमारा तो बाकी है, चैप्टर भी बाकी है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक बने रहो, पढ़ते रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।